सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का अध्ययन करेंगे। कल का हमारा जो ऑनलाइन वीडियो था उसमें हमने अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियों के तहत स्थायी बंदोबस्त के बारे में चर्चा की थी। अंग्रेज़ों ने भूमि से अधिकाधिक लगान वसूल करने के लिए 3 प्रकार के बंदोबस्त या भू राजस्व प्रणालियाँ लागू की थी। इसमें पहली थी स्थायी बंदोबस्त, जिसका जनक कार्नवालिस था। 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। और दूसरी उनकी भू बंदोबस्त जो प्रणाली थी वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य था, पहले हम ये देखें कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जो है किसानों को मान लिया गया। किसान सीधे ही कंपनी के कोष में लगान जमा कराने के लिए जिम्मेदार था। बीच में जो बिचौलिए या जमींदार वर्ग जो था उसको हटा दिया गया और सरकार और किसान के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ। रैयत से तात्पर्य ही प्रजा से होता है और यहाँ रैयत से तात्पर्य किसान था। तो किसानों के साथ जो बंदोबस्त किया गया उसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। एल.एम. रॉय ने इसकी परिभाषा दी है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार भूमि की व्यवस्था स्वयं रैयतों यानी किसानों के साथ करती है। सरकार और रैयतों के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं होता है। ये सीधी सी चीज़ है कि जहाँ स्थायी बंदोबस्त में सरकार ने जमींदारों के साथ समझौता किया था लगान का, यहाँ किसानों के साथ उसने लगान का समझौता किया था। किसानों को अपनी ज़मीन खरीदने व बेचने का अधिकार भी दिया गया और किसानों को तब तक अपनी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता था जब तक कि वो रेगुलरली लगान चुकाते रहते थे। यह व्यवस्था स्थायी नहीं थी, यह 20 से 40 वर्ष के लिए लागू की गई थी। हम देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया, इसके पीछे कुछ कारण थे। जैसे कि पूर्वी भारत में, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था और ये जो बंदोबस्त था विशेष तौर से दक्षिण भारत में लागू किया गया था। और दक्षिण भारत में कोई जमींदार वर्ग नहीं था जिसके साथ सरकार लगान वसूल करने का कोई समझौता कर सके, इसलिए उसे डायरेक्ट किसानों से समझौता करना पड़ा। दूसरी चीज़ थी कि दक्षिण भारत में जो ज़मीन थी, जैसे पूर्वी भारत में तो लंबे लंबे मैदान थे, किसानों के पास बड़े बड़े खेत थे और एक ही प्रकार की फसल यहाँ बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। और दक्षिण भारत में छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र थे, भूमि भी विभिन्न प्रकार की थी, अनेक प्रकार की भौगोलिक विविधताएँ थी, आबादी भी कहीं ज़्यादा थी कहीं कम थी, कहीं तालाबों से भूमि सिंचित होती थी, कहीं वर्षा पर निर्भर थी। इस प्रकार अनेक विविधताओं के कारण यहाँ प्रत्येक किसान का अपना महत्व था। तो इसलिए भी सरकार ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। इसके साथ सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि स्थायी बंदोबस्त में किसानों का जमींदार शोषण कर रहे हैं और कंपनी को भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो अन्य क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त की जगह रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। और मूल रूप से जो इसका उद्देश्य था वो यही था कि स्थायी बंदोबस्त में कंपनी को राजस्व हानि हो रही थी, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करके कंपनी अधिक से अधिक लगान प्राप्त करना चाहती थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने मद्रास के 12 माइल जिले से शुरू किया था। तो 1792 में इसका प्रारंभिक वर्ष है। तो हम कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त से भी पहले इसका प्रयोग रूप में इसका प्रारंभ हो गया था। बड़े क्षेत्र में तो नहीं हुआ, मतलब एक प्रयोग रूप में इसका प्रारंभ हम मान सकते हैं। उसके बाद थॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में जब वो कलेक्टर था तो निजाम से प्राप्त क्षेत्रों में, मद्रास के कुछ क्षेत्रों में इसका परीक्षण के तौर पर इस लागू किया था। और 1820 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तो उसने संपूर्ण मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। मगर रीड ने यहाँ उपज का 1/2 भाग 12 माइल से लगान के रूप में निर्धारित किया था। मुनरो ने इसको घटा करके उपज का 1/3 भाग कर दिया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थॉमस रीड और मुनरो, विशेष तौर से थॉमस मुनरो को इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। ये मूल रूप से मद्रास, बम्बई और असम में लागू की गई थी, जो कि अंग्रेजी भूभाग का 51% भाग थी। इस बंदोबस्त में
भू राजस्व का 45 से 55% तक सरकार ने लगान वसूला, अर्थात यहाँ सरकार स्वयं शोषक बन गई और प्लस किसानों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। इसके कारण किसानों ने दक्षिण में विद्रोह भी किए और प्लस सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 1859 ईस्वी में 79 में दक्षिण कृषक राहत अधिनियम पास किया, मगर इसमें भी लगान की दर नहीं घटाई गई। प्लस स्वरूप किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और किसानों में असंतोष, एक प्रकार से हम कहें, बना रहा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की विशेषताओं की जहाँ बात होती है वो ये कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसान था, उसे अपनी ज़मीन गिरवी रखने और बेचने का अधिकार दिया गया। जब तक वह लगान चुकाता रहता था तब उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। अब सरकार और किसानों के मध्य कोई बिचौलिया, मध्यस्थ या जमींदार नहीं था, दोनों के मध्य एक सीधा संपर्क विद्यमान था। यह लगान निर्धारण स्थायी नहीं था, सरकार 20-30 वर्ष के बाद पुनः लगान का निर्धारण करती और लगान बढ़ा सकती थी और सरकार ने लगान बढ़ाया भी। इसमें भी भू राजस्व की दर बहुत अधिक थी, फलस्वरूप किसानों का शोषण हुआ। और मुख्य बात यह थी इसमें भी, यदि किसान लगान नहीं चुकाता था तो सरकार उसकी भूमि जब्त कर सकती थी। फिर भी हम ये कहेंगे स्थायी बंदोबस्त से ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थोड़ी अच्छी थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के गुणों पर अपन थोड़ी चर्चा करें हम तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि किसान को थोड़ा आत्मविश्वास पैदा हुआ, उसमें आत्मनिर्भरता की भावना बड़ी उसे लगा कि अब भूमि मेरी है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका स्वामी हूँ। तो उसने अपने ज़्यादा स्वतंत्रता महसूस की। जमींदारों की अपेक्षा अब शोषण भी कम था। किसानों ने भूमि में सुधार करने की कोशिश भी की, क्योंकि अब यदि उपज बढ़ती तो किसान की उपज भी बढ़ सकती थी। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में से अकाल है, बाढ़ है या कीड़ों से फसल नष्ट होने पर किसान को उम्मीद बंधी कि सरकार लगान घटा सकती है, ये भी एक उम्मीद थी। तो ये इसके गुण हमें देखने को मिलते हैं कि इसे उपज और कृषि की दशा में सुधार का सरकार का एक तरह का अनुमान था। कुछ इसके दोष या कमियों के बारे में हम यदि बात करें तो जो दोष स्थायी बंदोबस्त का था कि जमींदारों ने बहुत अधिक लगान वसूला, यही रैयतवाड़ी व्यवस्था पर लगाया जाता है कि सरकार ने भी भू राजस्व की दर जो है सामान्यतः बहुत अधिक रखी। ये 45 से 55% के बीच होती थी। और आपदाओं के समय में जैसी उम्मीद की गई थी कि सरकार अकाल बाढ़ के दौरान या फसल नष्ट होने पर लगान घटाएगी, सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने नकद में लगान पहले ही निर्धारण कर दिया था 20-30 वर्ष के लिए। उसे इसका उपज से कोई संबंध नहीं रहा था, वरन ये भूमि के किराए से संबंधित चीज़ हो गई कि किसान उपज पर करने देकर के भूमि के किराए के रूप में एक प्रकार का लगान चुकाता था। दूसरा बड़ा दुष्कर था कि सरकार अपनी मर्जी के अनुसार लगान को बढ़ा सकती थी और सरकार ने ये बढ़ाया भी। तीसरी चीज़ थी, लगान वसूल करने वाले जो अधिकारी थे वो निरंकुशता और कठोरता का व्यवहार करते थे और यदि किसान लगान नहीं चुकाता था तो उसे भूमि से तुरंत बेदखल कर देते थे। लगान को चुकाने के लिए किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ा और वो साहूकारों के चंगुल में एक प्रकार से फंस गए और उनके ऋण जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाए। और सबसे बड़ी बात जो थी, इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त से सरकार को भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि लगान वसूल करने के लिए उसे बहुत सारे कर्मचारी लगाने पड़े, जिस पर उसका बहुत अधिक धन व्यय हुआ। तो जिस आशा में सरकार ने इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया कि स्थायी बंदोबस्त की अपेक्षा उसे अधिक आय होगी या अधिक मुनाफा होगा, सरकार की भी ये उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। R.C. दत्त ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के दोषों के संबंध में लिखा है, इस व्यवस्था से कंपनी की रायतों पर जकड़ का स्वरूप वही हो गया जो गुलाम के ऊपर उसके मालिक का रहता था। कंपनी उनसे वे सारे साधन भी छीन सकती थी जो उन्हें जीवित रखने के लिए अनिवार्य थे, यदि वो समय पर लगान नहीं चुकाता था तो यह शर्त थी।
रैयतवाड़ी व्यवस्था का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये व्यवस्था भी स्थायी बंदोबस्त की तरह किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। सरकार नए नए तरीके अपनाकर अधिकाधिक लगान वसूल करने की कोशिश करती थी। लगान की दर भी बहुत अधिक थी। प्लस जैसी कि उम्मीद की गई थी कि किसान के पास पैसा बचेगा और अपने उस पैसे से या उस धन से वो बंजर पड़ी हुई भूमि को या उसे सिंचित करने के लिए उपाय करेगा। तो क्योंकि किसान के पास लगान चुकाने और उसके 2 जून की रोटी के बाद कोई धन बचता ही नहीं था, तो उसने भूमि सुधार का प्रयास किया ही नहीं। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय भी लगान में राहत नहीं मिली, जैसे कि उम्मीद की गई थी कि सरकार उन्हें लगान में राहत देगी, मगर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। फलस्वरूप लगान चुकाने के लिए किसानों को साहूकारों और महाजनों से लोन लेना पड़ा, ऋण लेना पड़ा, और उनका ऋण कभी जमा होता ही नहीं। पीढ़ियों तक वो उस ऋण को चुकाते रहते थे। उन्होंने साहूकारों ने ऊंची दर पर ऋण दिए और फिर साहूकारों और महाजनों को न्यायालय का संरक्षण भी प्राप्त था। किसान एक प्रकार से अपनी भूमि बेचने के लिए मजबूर हो गए और अपनी अपनी उसी भूमि पर वह कृषक दास, जिसे कम्युनिटी प्रथा दक्षिण में कहा जाता है, बंधुआ मजदूर की कम्युनिटी प्रथा यानी बंधुआ मजदूर बन गए और उसी भूमि पर जिसके कभी वो मालिक थे। किसानों के ऋण जाल में साहूकारों के ऋण जाल में फंसने से वो एक प्रकार से उनकी कंडीशन बंधुआ मजदूर जैसी हो गई। साहूकारों और महाजनों ने किसानों की भूमि हड़प ली और किसानों के पास भूमि नहीं रही, वो मजदूर हो गए। अर्थात इस बंदोबस्त ने भी एक प्रकार से हम ये कहें किसानों का शोषण ही किया। तो स्थायी बंदोबस्त की अपेक्षा भले ही हम इस बंदोबस्त को थोड़ा ठीक मान लें, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को, मगर इसमें भी किसानों को कोई ज़्यादा राहत नहीं मिली। ये बात ज़रूर थी कि स्थायी बंदोबस्त में किसानों का जो शोषण था वो जमींदार करता था और इस बंदोबस्त में, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, वही शोषणकर्ता सरकार बन गई। इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त के फलस्वरूप बम्बई व मद्रास की प्रेसिडेंसियों में एक नवीन वर्ग का जन्म हुआ, जिसमें मारवाड़ी व महाजन सम्मिलित थे, जिनका मुख्य कार्य था कि वो किसानों को ऊंची ब्याज पर ऋण देते थे और फिर उसकी वसूली के लिए उनकी भूमि पर अधिकार या उनकी आजीविका के साधनों पर अधिकार कर लिया करते थे। अंग्रेजी न्याय व्यवस्था भी इस नवीन वर्ग की एक प्रकार से संरक्षक थी। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण भी 1947-48 ईस्वी तक लगभग 60% किसान जो है वो भूमिहीन हो गए, यानी उनकी सारी ज़मीन जो है साहूकारों और अपन कहें महाजनों ने हड़प ली। फिर भी यदि ऑल ओवर हम बात करें उनकी बंदोबस्त व्यवस्था की, तो स्थायी बंदोबस्त की अपेक्षा इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त को थोड़ा अच्छा माना जाता है। तो हम कुछ चीज़ याद रखेंगे, जैसे कि यह दक्षिण में लागू किया गया था, मद्रास, बम्बई व असम क्षेत्र में। दूसरा, ये किसानों से किया गया सीधा समझौता था। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि इसका जनक रीड व थॉमस मुनरो को माना जाता है। और एक और चीज़ कि सरकार इसमें समय समय पर लगान बढ़ा सकती थी, मगर किसान भूमि का मालिक था। इसमें इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त की सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों का भूस्वामित्व था और सरकार ने किसानों के साथ ही कहें लगान चुकाने की शर्तें तय की गई थी और यह अंग्रेजी भारत के लगभग 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। स्थायी बंदोबस्त जहाँ केवल 19% भाग पर था, तो उसके लगभग 2.5 गुना
भूभाग पर हम ये कहें कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। जय हिंद,